नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के लाइव कार्यक्रम में। आज हम हैं ठाणा गांव में। दोस्तों हमारे साथ हैं जो आज मेहमान हैं हमारे साथ, खत और चालदा महाराज समिति के अध्यक्ष श्री राजेंद्र जोशी जी ठाणा गांव से। सियाणा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अर्जुन दत्त शर्मा जी हैं, ठाणा से हैं। जोशी जी हैं और वो भी ठाणा से हैं। नंदलाल भारती जी हैं, टुंगरा से हैं। भारती जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र रावत जी हैं, टुंगरा से हैं। रावत जी बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जोशी जी हैं, आप भी ठाणा से हैं। जोशी जी आपका भी स्वागत। अजबीर चौहान जी हैं, आप ठाणा से हैं। सालकराम जोशी जी हैं और भाव सिंह रावत हैं, टुंगरा से। दिनेश सियाणा जी हैं, रिखाड़ से। सियाणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देवेंद्र रावत हैं, टुंगरा से। और जयपाल जोशी जी हैं, ठाणा से। दोस्तों आज जो बैठे हैं हम लोग, वो उसका कोई ऐसा तो कारण है नहीं, क्योंकि दिवाली है और जो है दिवाली कल भी दिखाई थी हमने। लेकिन ठाणा आए थे तो जानना चाह रहे थे, अभी पीछे जो चालदा महाराज का कार्यक्रम हुआ है बागड़ी, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। सभी लोगों ने देखा और जो ठाणा में जो व्यवस्था करी हुई थी आप लोगों की, उप्पल गांव की जो व्यवस्था थी, बहुत ही उम्दा और बहुत ही भव्य व्यवस्था थी। सियाणा जी क्या कहना चाहेंगे उस ये भव्य व्यवस्था बनी है चालदा महाराज समिति की। ये सारी खत उप्पल गांव के जितने भी बुजुर्ग है, हमारे नवयुवक है, इन्होंने ही व्यवस्था बनाई है। और इस व्यवस्था में जितने भी लोग हैं खत के, सबने अपना दिल जान से काम किया है जी। नहीं, काफी लोगों ने काम किया और देखा कि जो मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। लोगों ने बोला, लोगों ने ऐसा देखा और हमने भी खुद भी कवर किया। कौन वो टीम थी, मतलब कम समय में जो है वो काम करने को मिला, और जो है क्या क्या आप लोगों के पास चुनौतियां थी इस तरीके से? क्योंकि आज से अगर बात कहूँ 80 के दशक में आया था, 81-82 में, उस टाइम तो जो लोग जैसे भारती जी हैं और बुजुर्ग आपके बगल में, वो लोग रहे होंगे। हमारा और आपका जो है उस टाइम कोई ऐसा वो था नहीं। तो क्या कुछ, कौन थे वो लोग, कौन किस तरीके की जो है आप इसमें तो हमारे खत के सभी ये नवयुवक लोग थे, नवयुवक साथी थे। इन्होंने जो भी काम किया, ये अब इसमें तो बहुत सारे लोग, चंदी लोग यहाँ भी है। ये भाव सिंह रावत है, वीरेंद्र रावत है, ये सालकराम जोशी है और सुंदरता जोशी है, दिनेश प्रधान, रिखाड़ और महावीर चाणा या उमादत्त जोशी और परमदत्त और दिनेश तोमर बिरमो और आनंद सिंह रावत ग्राम टुंगरा सियाणा। तो ये सभी लोग की कमेटी बनी है। इन्होंने सब ने मिलजुल कर काम किया है। ये भाई साहब है हमारे राजेंद्र जोशी, ये समिति के लोग हैं। इन्होंने दिल जान से काम किया है और इनके ही निर्णय पर ये काम होता रहा है। अर्जुन जी, मैं आपके पास आऊँगा। पहले 82 में आए थे चालदा महाराज जो बागड़ी थी, जैसे भारती जी बता रहे थे अभी, उस टाइम आपने देखा था कि कैसा मंजर था? और हाँ जी, उस समय देखा। थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? हाँ जी, उस समय एक तो ये था, उस समय जब चालदा महाराज आया था, तो लगभग उस समय टाइम से पहुंच गया था। लगभग मुझे लग रहा है कि 6 या 7 बजे। तो हमें उम्मीद थी शायद इस बार भी उसी टाइम पे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उस समय ये जरूर था कि जो भी हमारे खत के लोग थे, जैसे खाने बनाने की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, ये सब लोग अपने खुद ही करते थे। और उसमें उतना तो ज़्यादा ध्यान नहीं है, थोड़ा मुझे अपने काम में भी उलझना पड़ा। हमने बल्कि डोरिया से बात की, हमने अपने घर में लाया था डोरिया। तो मैं ज़्यादा बनाने उसमें इन्वॉल्व नहीं था। मुझे छूट दी गई थी गांव के खत की ओर से कि आप अपना काम देखें। जिस समय टीम आई थी वो कुछ 100-150 के लगभग, हमने घर में भोजन बनाया। डोरिया महाराज आए थे हमारे घर में कुछ परिवार शुद्धि के लिए। उसका पहले ही बात करनी पड़ी थी, 6 महीने पहले बात। इसमें उस टाइम व्यवस्था ऐसे थी कि आप ही बांटे थे? मतलब हाँ, अपने आप ही बनाए टोटल खत ने, और बहुत बढ़िया तरीके से उस समय भी चला है। गाँव में भी बनाया गया है। लेकिन सर इस समय थोड़ा भिन्न था। कि हमने सोचा कि उसी टाइम पे आएगा। हमने तैयारी बहुत पहले से, खैर इस समय हमारे कारीगर करे हुए थे। और जो हमारी विशेषकर जो हमारी टीम इसमें चुनी हुई थी पूरे खत से, वो इतनी अच्छी टीम थी कि शायद हमने सोच भी नहीं रखा था कि ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। बड़ी थोड़ा बहुत कहता है, कोई लाछन लगाता है कि भाई ये गलत है, ये सही है, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे किस तरह से व्यवस्था की है। और सबसे ज़्यादा हमारे जो इसकी भंडारे के लिए जो राशन थी, वो किसी सब व्यक्तियों ने ऐसे करके अपने दान स्वरूप दी गई। किसी ने आटा, चावल वगैरह इसी तरह से, जो जिसमें कि 8-10 लाख श्रद्धा का लोगों के अंदर जो है जी बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। हाँ जी, पहले लगभग उस समय की बात है, 6 महीने या साल भर पहले कहते थे कि भाई की जो फांट लगाते हैं, जो सब लोगों के एक अनिवार्य है,
निर्धारित करा हुआ है। तो वो पहले कहते थे कि भाई इतने पैसे भी नहीं जुड़ते हैं, लेकिन उस समय ये स्थिति नहीं आई और उस पारदर्शिता के लिए हमने 500-500 रुपये हर परिवार के, ताकि सबका योगदान रहे। बाकी रकम ऐसे ही हो गई थी कि इन्होंने जिन लोगों ने, पूरे खत के लोगों ने सहयोग किया है, बाहर से हमने किसी से चंदा नहीं लिया है, कोई अपनी इच्छा से दे दिया तो अलग बात, नहीं तो पूरे खत के लोगों जैसे ने। बागड़ी पड़ी तो मतलब कोती महीने आगे पता लगा कि भाई तोला होना दो, हमें लग गई थी जी 6 महीने पहले पता, 6 महीने पहले, क्योंकि पिछले साल आना था, कोरोना में हो गया, तो इस समय 6 महीने पहले 6 महीने हमें पहले। पता लग गया था कि भाई बागड़ी यहाँ पड़ती है थाना गांव में, और यहीं से बागड़ी का पूरा वो होता है। फिर उसके बाद ये आपके वहाँ पर जाती है, समानता जाती है, उसके भी नियम बने हुए हैं। अच्छा, कि जब समानता जाएगी यहाँ से देवता, तो हम बिरमो कांडी पे उनको देते हैं। अच्छा, और ये जब उत्पालता जाती है तो हम यहाँ पुरोड़ी में देते हैं, नक्को के दुकान के पास। अच्छा, अच्छा, ये पहले से व्यवस्था, और आज भी वही व्यवस्था है। और हमारे पास जो देवता की पालकी सौंपी जाती है, ऐसे तो वो उनके कार्यरत होते हैं, सब वही लाते हैं, वो हमें गेट के सीढ़ी के पास सौंपते हैं। अच्छा, मोना वाले, मोहना वाले अच्छा, अच्छा, सीढ़ी के पास सौंपते हैं, और वहाँ से यहाँ तक हम, हमारे साथ बनगांव भी होता है, उपल गांव भी, तो यहाँ तक लाते हैं ना। जैसे मोने मंदिर पुंडी है तो देव भाईडा कुआं काटो, भाड़ा वो मंदिर हम भी आते हैं। हाँ। थोड़ा हमें भी हाथ लगाने अच्छा, देते हैं। अच्छा। ऐसे मेन वो तो उसमें समानता जहाँ जाना है, अच्छा, जहाँ जाना लेकिन जो यहाँ पर आते हैं हमें भी सौंपा जाता है कि वहाँ तक की जिम्मेदारी आप लोगों अच्छा, की है, तो इसलिए वहाँ पर तो हाथ वहाँ से लेकर और यहाँ तो जेके बोल रहे हैं कि मतलब देखिए पुनः सौंप दे, वो जिम्मेवारी आप लोगों की उपल गाँव। अर्जुन सिंह जी ने कहा और राजेंद्र जोशी जी ने कहा कि 6 महीने पहले पता लगा और बड़ी व्यवस्था थी। क्या कुछ चुनौतियां थी, मतलब यार ऐसे होगा? बहुत सी चुनौतियां थी, जिसमें कि हमने जो है ना, ये इस तरह की चुनौतियां थी, खाना कैसे खिलाएंगे, इतनी भीड़ होगी, इन लोगों के लिए कैसा हम भोजन करा पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आधे लोग बिना भोजन करे ही चले जाएं, प्रसाद तक ना मिले। तो हम लोगों में सुंदर दत्त जी का बहुत बेहतरीन निर्णय रहा है। उन्होंने यहाँ एक बढ़िया सी स्टैंडिंग की व्यवस्था की है, जिससे कि हमें खाने खिलाने में बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है। उसके बाद वीरेंद्र रावत ने जहाँ जैसे पानी की थी, पानी की हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पानी बड़ी समस्या, पानी यहाँ ऐसे भी कम है। अच्छा, तो वीरेंद्र रावत जी ने एक सुझाव दिया कि हम पानी जो है ना सीधा मोल करते हैं और खत के युवाओं को प्रेरित करते कि आप कितना कितना देंगे। तो सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया है। और पानी की इन्होंने मुश्किल से 3-4 घंटे मैसेज डाला, अच्छा, और 3-4 घंटे में ही 2200 पेटी, 52,000 बोतल 2200 पेटी बाप, पूरी कर दी है। बहुत बढ़िया व्यवस्था। और उसके बाद राजेंद्र जोशी जी थे, जैसे पार्किंग की कैसे व्यवस्थाएं होनी चाहिए और हमने किस तरह के बैनर लगने चाहिए, इसमें इनका बड़ा योगदान रहता था। सुझाव के तौर पर शालिग्राम जोशी और ये बिरमो से बबल सिंह, मुकेश जोशी, नीतला से उमा दत्त जी, बसोई से टिकम सिंह सियाणा जी, रिखाड़ से महावीर सिंह और भी सारे खत के सब लोगों के सुझाव लिए गए हैं, इसीलिए हम ये व्यवस्थाएं कर पाई है। अच्छा, सियाणा जी आपके पास होंगे, राजेंद्र जोशी जी के पास, कि जब खत वगैरह बैठी तो बोला यार क्या बागड़ी एक रात के लिए, क्या कुछ खिलाएंगे, क्या कुछ देंगे, आप प्रसाद दे दो, क्योंकि अनुमानित नहीं था कि इतनी भीड़ आएंगी, इतने 1000 लोग आएंगे। वो कैसे डिसाइड हुआ? मतलब ये सर खत के लोगों ने ही निर्णय लिया कि जब महाराज जाएंगे तो प्रसाद वितरण क्या करेंगे। तो ये जब खत बैठी लगभग मई 8 मई है, ये हमारे कार्य ऐतिहासिक गाना भी लिखा है, हारुल भी लिखी है, उस पर भी आएंगे। भारती जी क्या कुछ व्यवस्था थी उपल गाँव की? मैं राव जी डिजिटल सारथी का पूरे खत के तरफ से एक बार फिर से स्वागत करता हूं।
और इस आयोजन के बारे में अपना अनुभव इस रूप में साझा कर सकता हूं कि थोड़ी कुर्सी आप जो है सियाना जी के बगल में लगा रहे हैं। जरूर जरूर जरूर, ठीक है हाँ, ठीक वो है, हो गया होगा, ठीक है ठीक है, जी जी जी। अब ठीक है सर। हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो होता यह है राव जी की जब कभी गांव में कोई बड़ा आयोजन होता है, बड़ी शादी होती है, तो 2-3 बार जाते हैं उस गांव में कि जो जुड़े कुछ छोड़े आंदे, तब वो एक अंकों में डिसाइड हो जाता है भाई 150-200, और उस हिसाब से फिर गांव व्यवस्था करता है। लेकिन अगर गांव को यही पता ना हो कि कितने हजार होंगे, हजारों में भीड़ बढ़ेगी, हजारों में नीचे ऊपर हो सकती है, तो वो स्थिति मेरे हिसाब से शायद कोई भी उसका आंकलन कर नहीं आकलन पाएगा। लगाना बड़ा मुश्किल है। मैं वही पूछ रहा था जी, सियाना जी और कि दूसरी किस बात कि ठाणा गांव और खतुपल गांव, सर यहाँ की ये विशेषता है कि यहाँ अगर हम उस मानक पे जाएं तो बहुत जागरूक लोग तो हैं ही, पढ़े लिखे का भी यहाँ ज्यादा, क्योंकि गुरुजन यहीं से रहे, उन्होंने तो पूरे क्षेत्र को पढ़ाया है, तो उस हिसाब से भी आंकलन लगाने में, जोड़ तोड़ में गणित बहुत अच्छी रही, तो कुछ आंकलन लगा पाए। लेकिन राव जी अगर गांव में वो 200 आदमी आते तो पता नहीं कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, जो जोड़ी है। बिल्कुल। फिर जे मैं बोलूं जे भाई कुणीय मंत्री संतरी आओ, कोई बड़ा विधायक आता है, तब भी गांव में फिर व्यवस्था थोड़ी और ऊपर हो जाती है। और अगर इससे भी कोई अतिथि जैसे दाई बाई का मिलन समारोह, उसमें भी भीड़ बढ़ती है, तो फिर और व्यवस्था ऊपर हो जाती है। लेकिन अगर भगवान स्वयं आए गांव में तो फिर व्यवस्था कैसी हो, ये ना तो कोई सोच पाता है और ना सोचने की क्षमता होती है। क्योंकि आंकलन इसलिए लगाना मुश्किल है कि ना तो महाराज घर में बैठेंगे, ना वो मंदिर में रुकेंगे। वो एक बागड़ी नाम ही इस चीज का है कि जो पूजा, जो मंदिर एक दिन आपको रात में बनाना है, पूरा मंदिर, क्योंकि बागड़ी का मतलब है बाहर पूजा होना। बिल्कुल। तो एक तो वो पवित्रता कायम करनी है साथ के साथ, दूसरे रास्ते दुरुस्त होने चाहिए, खान पान के लिए व्यवस्था अनुशासित होनी चाहिए। तो ये इतना सब कुछ कर पाना, ये जो मेरे पीछे टीम खड़ी है, ये एक एक व्यक्ति, शायद हजारों नहीं तो सैकड़ों व्यक्तियों का काम तो इन्होंने किया ही किया है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये वो स्तंभ है उपल गांव के जो इस नींव के पत्थर है। लेकिन राव जी उनको भी नहीं भूलना पड़ेगा, जिन्होंने ये तमाम लकड़ियां इकट्ठी करी, जिन्होंने जंगल से लकड़ियां लाई, जिन्होंने ये रास्ते अपने हाथों से तैयार करके बनाए, और फिर उसके बाद जो अनुशासन कायम हुआ, इसमें जो श्रद्धा का योगदान रहा। सबसे बड़ी बात हुई जो महाराज की श्रद्धा थी, जो आस्था थी, उसने सर इसको सब कुछ पूरा कर दिया। हम लोगों ने तो केवल आंकलन लगाए, एक मतलब आइडिया ही था सबका होना क्या है, क्योंकि इतनी भीड़ तो सर हम लोगों ने आज तक जब कभी बड़े बड़े टीवी पे कोई बड़ा आयोजन देखते तभी मिलती है, गांव में तो कभी देखा नहीं। ठाणा गांव में इतने लोग आए कि ये पूरा के पूरा पट गया उस दिन, सारी जगह खड़े होने में भी। तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन था, जो एक हम तो ये मान के चलते हैं कि शायद एक ये अच्छा सपना जैसा था जिसको हम लोग देख पाए, और ये महाराज की हमारे ऊपर कृपा है कि ये एक ऐतिहासिक आयोजन गांव ठाणा में, खतुपल गांव में हो गया। सर ये व्यवस्था मैं समझता हूँ व्यक्ति के बस की नहीं थी। हाँ, ये उसी महाराज की कृपा मतलब थी। एक सामूहिक जो कार्य था वो कहीं ना कहीं जो है बखूबी निभाया गया। बिल्कुल बिल्कुल और सर। शायद जैसे आज से पहले जो ये कोटा तपलाड़ वाले चालदा महाराज हैं, जी जी जी, ये भी आए थे बिरमऊ में, तो जी। आप लोगों की व्यवस्था थी, खत की व्यवस्था थी, शायद वहां से भी कुछ जो है देखने को मिला, अगर कुछ जो है। बिल्कुल, ये देखने को भी मिला और हमको सर एक सौभाग्य भी मिला। शायद उपल गांव पहली ऐसी खत हो सकती है जहाँ चालदा महाराज कुछ ही दिनों में 2 बार आए। अच्छा। हमको 2 बार ये बागड़ी करने का मौका मिला, एक बार बिरमऊ वाले शहर में और एक बार ठाणा गांव में। तो दोनों बार और दोनों चालदा महाराजों का व्यवहार भी देखने को मिला, उनकी यात्रा का जज्बा भी देखने को मिला। लेकिन सर जो श्रद्धा इस महान समूह में देखने को मिली, वो जौनसार बावर के इतिहास में दर्ज तो है ही, लेकिन फिर 2 चालदा की बात करी आपने अभी कि 2 चालदा हैं, एक सजा। जी जी जी, क्या अलग अलग है ये सर? क्योंकि मैं देवताओं और मंदिरों के बारे में सर मेरा ज्ञान शून्य है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ वो ये है कि 2 चालदा तो हो ही नहीं सकते, ये तो अप्राकृतिक है। अच्छा। क्योंकि एक आदमी को दो भागों में हम कैसे बांट सकते हैं? चालदा एक है, प्रतीक चिन्ह के रूप में, अपनी पालगी या डोरिये के रूप में इसका विस्तार किया जा सकता है भक्तों और श्रद्धालुओं के इच्छा अनुसार। लेकिन चालदा 2 है, ये तो है ही नहीं सर, चालदा एक ही है। अब अपने क्योंकि जौनसार बावर बहुत बड़ा क्षेत्र है
और बहुत बड़े क्षेत्र में जैसे हमको 40-45 या कहीं 47 साल बाद मौका मिलता है, तो अगर ये मौका 100 साल के बाद मिले तो फिर तो जीवन चला ही जाएगा। तो शायद ये कुछ सुविधा देखने के लिए चालदा महाराज की एक आध पालगी डोरिया या 2 टोलियां बना के श्रद्धालुओं को थोड़ा सा सुगम और आसान बनाने के लिए ऐसा किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ा बताएंगे कि जो ये चालदा महाराज आते हैं, जो बड़े वाले चालदा, बड़ा और छोटा, 2 कैटेगरी में बांट दिया हमने, वो शायद क्षेत्र की वजह से कि उनके पास क्षेत्र छोटा और ये जो है जुब्बल और काफी हिमाचल के एरिया से आते हैं, सराजी वगैरह वहाँ से कुछ बताएंगे कैसे कैसा जो है रूट है, अगर जो है शाटी बिल और पाश बिल का कुछ है इसमें, कि मतलब कहाँ जौनसार में जब आते हैं कहाँ कहाँ इनका स्टे है? सर मेरे को इसका बिल्कुल भी ऐसा ज्ञान नहीं है कि ये कहाँ कहाँ आते हैं, लेकिन ये मेरे को मालूम है कि हमारे 4 मासू हैं जिनका मुख्य स्थान हमारा मेंद्रत में है। मेंद्रत में 4 का उद्गम है। सबसे बड़े बाशिक महाराज है, फिर बोठा महाराज है, फिर पवासी महाराज है और सबसे छोटा चालदा महाराज है। चालदा महाराज ने अपने ये पाशी बील और शाटी बील, इसके वजीर भी 2 हैं। पहले तो ये अच्छा था कि दोनों वजीर एक ही नाम के थे, जयपाल सिंह नाम के दोनों वजीर थे। अब उधर जयपाल सिंह जी है, इधर दीवान सिंह जी है, और अब तीसरे वजीर विजयपाल सिंह जी है, शायद कोटा के हैं, कोटा वाले विजयपाल सिंह, हाँ नीचे वाले उसके ना। तो ये सर जो ये इसका रास्ता है, ऊपर से तो ये इधर से ही आए थे, सराजी से उधर शायद कोटी आए थे, कोटी के बाद ये वहाँ जाडी होते हुए फिर सीधा मोहना, और मोहना 2-2.5 साल बाद कोरोना से भी 1 साल उनको और मिली, तो उसके बाद फिर बागड़ी ठाणा और फिर समाल्टा। यहाँ से अब जाने के बाद शायद 10 आगे वाला पड़ाव है, नराया जाएंगे। तो ये सब ज्यादा पहले से व्यवस्था बनी हुई है, जाते वही है सर जहाँ उनका। ये तो एक चमत्कार है कि जिस भूमि पर हम बैठे हैं, जिस माटी पर हम बैठे हैं, हम लोगों को ये भी यहाँ मालूम नहीं था, ये सब बुद्धिजीवी लोग हैं कि महाराज रुकेंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ, पालगी कहाँ होगी, उनका अपना जो एक टेंट लगता है वो कहाँ लगेगा। लेकिन वो देवता के जो मार्गदर्शक हैं, जो गांडुए चल के आए थे, उन्होंने अपनी जगह सर यहाँ पे बिल्कुल खोज ली। और फिर वो जो जब पालगी यहाँ पे आई, तो पालगी ने और देवमालियों ने भी अपना स्थान अपने आप ढूंढा। हम लोग ढूंढ नहीं पाए जिस जगह पर महाराज आए थे, लेकिन ये एक दैविक शक्ति है कि महाराज ने अपनी वही जगह ढूंढी जहां पर महाराज का वास था, और फिर महाराज पूरे रात यहाँ पर रह करके, वो सर हमारे लिए एक रात ऐसी है। लोगों की जो मेहनत है सर, वो मतलब अच्छी रही है, और हम लोग खुश है इन चीज़ों से कि भाई हम लोगों ने महाराज का कार्यक्रम बिना घटना, बिना एक्सीडेंट, बिना कोई बोल चाल के हमने इसको निभाया है। इस बात के लिए हम मैं पूरे खत की जो हमारी टीम है, मैं उनको सर बधाई भी देता हूं। जैसा भी नंदलाल जी ने बताया कि जब जोर डाउन था तो पता लगता भाई इतने लोग हैं, या कुछ जो है कुछ बड़ा मंत्री से वो जो भी नेता पर कुछ चलता है, लेकिन ये तो पता ही नहीं था कितने लोग आने हैं, हजारों का। मैं इसमें ही कहना चाहता हूँ कि और जगह भी हमने जितने भी महाराज आए, तो कहीं कौन सा ही महाराज आया, कोई विधायक आया, कोई जिला पंचायत गया, कोई आया, लेकिन हमारे यहाँ सर्वोपरि चालदा महाराज थे। यहाँ कोई ना विधायक आया, ना कोई जिला पंचायत आया, ना कोई मंत्री आया, ना संतरी आया, हमारे लिए वही सर्वोपरि थे। तो हम लोग जो है इस बात से बड़े खुश है कि हम लोगों ने इसको, उन जो खत के जो युवा हैं, जो उनके नाम जानना चाहूंगा मैं आपसे। देखिए सर, नाम तो उसमें सभी के हैं, पर मैं तो विशेषकर वो बुद्धिजीवी लोग, अनुभवी लोग जो हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हमने तो व्यवस्था ही देखी थी, 4 चौबंद जो व्यवस्था थी, लेकिन वो पर्दे के पीछे जो लोग हैं, जो उस मंच को सजाने में, उस मंच के पीछे जो लोग हैं, उनके नाम थोड़े मैं जानना चाहूँ, जो शीर्ष स्तर पर है। जी नहीं सर, वैसा है ना, जो हम लोगों की जब शुरुआती बैठक हुई, तो हमारे जो बुजुर्ग है, हमने उनका आशीर्वाद लेके एक समिति का गठन कराए। तो समिति का गठन करा, उसमें हर गाँव से मतलब 4-4, 5-5 लोग हमने रखे, युवा टीम।
तो युवा युवा जो क्या है, मतलब हम लोग जब 50-40 साल की उम्र के लोग, सब लोग, मतलब नाम तो अभी गिनाई दिए इन लोगों ने कि भाई ये टीम थी, लेकिन मैं विशेष बधाई देना चाहता हूँ अपने नवयुवकों को। जितने भी हमारे खत उपलगांव के नवयुवक है, सब लोगों ने इतनी मेहनत करी। जो सैना जी ने भी कहा कि भाई वो जो है मतलब जरूरत से ज्यादा, मतलब उन्होंने जो हमारी इच्छाओं पे जो है वो खरे उतरे, जितनी भी हमारी नवयुवक टीम है खत उपलगांव की। तो मतलब नवयुवकों का बड़ा सपोर्ट रहा। और जो है भारती जी, आपने इस पे एक हारुल भी बनाई है। जी, हाँ, हारुल बनाई है। जी जी और जी। हारुल जो है क्या उसका भाव है, क्या संदर्भ है, थोड़ा बताएंगे? राव जी, हारुल तो वो एक इस क्योंकि हारुल का नाम इस मैंने इसलिए लिया कि एक तो जो हमारा इतिहास है वो कहीं ना कहीं हारुलों के माध्यम से ही आगे आया है, जी कहीं जी लेखनी में नहीं है। तो जी आप जैसे लोगों ने, राइटरों ने, जिन्होंने जो है पुराने जो थे, उन्होंने इतिहास जो है गा के पहुंचाया हम तक। जी 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 और आपने उसमें आज 2021 की मैं बात करूंगा, आपने उसमें बखूबी जो काम किया है वो बड़ा ही सुंदर है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो किस तरीके से था थोड़ा? राव जी, देखो, पहले तो ये हारुल का जो थोड़ा शाब्दिक अर्थ है, हारुल उस विधा को कहा जाता है जिसमें आप किसी विषय को उसकी शुरुआत से और अंत तक पूरी व्यवस्था, पूरी व्याख्या जब उसमें करते हैं तो हारुल कहलाती है। बल्कि हमारे यहाँ एक जौनसार में कहावत भी है कि जब हम कोई ज्यादा ही डिटेल में कोई बात करते हैं, कोई विस्तार में जाता है, तो कहते हैं मुल्क रह कि हारुल सिलाई। तो हारुल एक किसी विशेष विषय पे पूरा प्रकाश डालना, वो हारुल कहलाती है। और फिर हम गीतों के, नृत्यों के और वादन के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति करें तो वो फिर पूरी हारुल पूरी बन जाती है। लेकिन ये जो गीत है सर, ये तो हारुल कम और वंदना ज्यादा है। स्तुति है, एक आराधना है, एक प्रार्थना है, एक इबादत है। हम लोगों ने महाराज को जितना भी केंद्र में रख उसको किया। और क्योंकि इसको थोड़ा सा रोचक इसलिए बन गई कि इसमें हम लोगों ने ये सोचा कि महाराज का एक जो उद्गम स्थल है जहां से महाराज प्रकट हुए, तो शायद हमारे यहाँ इसको केवल हनोल, मेंद्रत में ही माना जाता था कि वहीं से 4 महासु निकले हैं। लेकिन जब हमने थोड़ा आगे इसको सोचा, तो क्योंकि पांडव का जो हमारा मंदिर है जो बनाया हनोल में, वो बाद में महासु देवता उसमें आए, तो अगर वो पांडवों ने बनाया तो पांडव आए होंगे। तो फिर ये पता करना पड़ा कि पांडव कहाँ से आए, पांडव आए तो क्यों आए। यहाँ जौनसार बावर में उनका जैसा पता चला कि वो हस्तिनापुर में उनका राज्य था, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में वो लोग रहते थे। तो ये वहाँ के वो पुराने नाम है। जो हनोल को बहुत पुराने उसमें जब देखा गया, हनोल बाद में नाम हुआ, पहले उसका नाम चक्रापुरी था। चक्रापुरी, क्योंकि वो हस्तिनापुर से आए थे, वहां का नाम हतनापुरी था। और जब वो यहां से वन काट के 13 वर्ष का वनवास करके वापस जाते हैं, तो फिर वो जहां इंद्रप्रस्थ में गए, जो आज की दिल्ली है, उसको इंद्रापुरी बोलते थे। तो गीतों को थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए ये, क्योंकि आज हमारा सबसे बड़ा जो धाम है उसको भी द्वारिकापुरी और जगन्नाथपुरी, ये सब जो है पूरी नाम उस समय जोड़े जाते थे, जो भी देवताओं के सरा आए। और ये भी सौभाग्य है कि हम जहां अभी सामने देख रहा हूं मैं, वहीं वो गढ़बैराट का टिला है, जहां पर पांडवों ने 1 वर्ष का अपने नाम बदलकर, अपना परिवेश बदलकर राजा विराट के यहाँ काम किया और फिर 1 वर्ष का गुप्तवास बिताया। खैर, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। जी बिल्कुल। हमारा हाँ, मतलब वही कि जी जो हारुल है, जो उप्पल गांव का जो इतिहास है, जी वो किस तरीके से जो आपने पिरोया है अपने शब्दों में, आप उसको शब्द उसके आपने उसके उसके लिए सर, ये जो मेरे आसपास लोग बैठे हैं, इसका प्रारंभिक जो प्रस्ताव है खत के सामने वीरेंद्र रावत जी, इन्होंने रखा कि इस पे एक हारुल बने। और आप जैसे जितने भी लोग हैं यहाँ पर, देवेंद्र राव जी सामने बैठे, इन्होंने भी इस पे बहुत खूबसूरत हारुल बनाई है। सीताराम चौहान जी है,
बहुत मेहनती आदमी है श्याम सिंह चौहान जी, उन्होंने भी इस पे एक हारुल बनाई है। और भी जौनसार बावन में आस्थावान लोग हैं, स्तुति करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, और जितना विस्तार हो सके वो किया जा सकता है। मैंने सर इस हारुल की जो विशेषता है मैं ये बता सकता हूँ कि इसकी विशेषता ये केवल 7 मिनट की हारुल है। अच्छा और इसको केवल 7 गांवों ने प्रस्तावित किया है। अच्छा। और जहां से ये आए उस खत भी 7 ही है। और जब इस हारुल को बनाने निकले तो निकले भी 7 ही लोग निकले। और ये मैंने कहा है कि इसको जरा थोड़ा गौर से और सुनेंगे तो और भी 7 का अंक इसमें और जगह भी काबिज है। तो मतलब आपने 7 का इसमें जो है 7 अंक 7 अंक शुभ मानते हैं, तो थोड़ा बढ़ा सकते थे हम इसको, लेकिन मैंने वहाँ स्टूडियो में ये 7 ही लोग थे, मैंने कहा इसका समय अवधि 7 ही मिनट रखें। हो सकता है इसमें हम लोग पूरा दर्शा नहीं पाए, लेकिन जितना भी आ पाया सर, आप जैसे लोगों ने जो भी इसको फील किया, और शायद जो संदेश हम जहाँ पहुंचाना चाहते थे वो वहाँ 7 मिनट में पहुंच गया। बाकी कुछ ऐसा विशेष है नहीं इसमें कुछ आपने जो भाव की मैं बात करूंगा, गाने हारुले बहुत होती है, जैसे आपने बताया कि देवेंद्र रावत ने भी गाए, उन्होंने भी, सीताराम जी ने भी बनाई है, और शायद सनी देओल ने भी बनाई है। हाँ, अभी आपके हारुल का मैं वो समझना चाहूंगा कि भाई किस तरीके से क्या है, मतलब उसका संदेश क्या है, मायने क्या है। हाँ, इसका सर हम ये चाह रहे हैं कि जो चालदा महाराज है, चालदा महाराज की जो एक रात है, मेरे को इस पे जो विषय मिला वो एक रात है। काश मेरे को इसको मोहना से लेकर के समाल्टा तक का विषय मिलता तो थोड़ा और इसको इतिहास के तौर पे खोजा जा सकता था, लेकिन केवल एक रात है जो ठाणा गांव में, उपल गांव में एक रात महाराज ने लगाई। मेरे को उसी को विशेष तौर पे इसमें गाना था। तो एक रात की जो व्यवस्था है, एक रात की जो करामात है, एक रात का जो महत्व है, इस हारुल के माध्यम से वो मैंने इसमें अपने लिखने के माध्यम से बोलना चाहा है। और उसमें ये सब कुछ हो गया कि उस एक रात में हमने महाराज का जो रूप और महाराज का जो स्वरूप और महाराज की जो शक्ति, वो सब हमको देखने को मिल गई सर। एक हमने काल्पनिक उस गीत में जो संदेश डाला था, वो लगभग मेरे हिसाब से मैं उससे कम से कम 80% में उससे सहमत हो गया कि वास्तव में ये कल्पना साकार हो गई महाराज की उस यात्रा से। तो ये सर महाराज का बागड़ी, क्योंकि बागड़ी एक अपने आप में ऐसा नाम है कि मैं समझता हूँ 20% लोग भी नहीं जानते होंगे कि बागड़ी है क्या। इसको आदमी यही नहीं समझ पाता कि बागड़ी कोई रूप है, कोई चिन्ह है, या कोई व्यक्ति है, या कोई माली है। ये बागड़ी है क्या, थोड़ा बताएंगे क्या होता है बागड़ी। तो नहीं, बागड़ी बाहर की पूजा है सर। अच्छा। क्योंकि महाराज जब भी जाते हैं कि इतनी औपचारिकताएं रहती है कि महाराज की विधिवत 2 टाइम की जो पूजा है वो मंदिर में होती है, और मंदिर में महाराज की पूजा का विधिवत एक वर्षों से, पीढ़ियों से एक उनका समय चला आ रहा है। लेकिन एक दिन उनका खाली जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता, और वो अपने अगले मंदिर में पहुंच नहीं पाते हैं। तो बीच की जो जगह है वो पूरी पूजा वहां भी लगनी है उस दिन, इसीलिए माटी पवित्र हो गई। क्योंकि महाराज की जो पूजा मंदिर में लगनी थी वो बाहर लगी, वो बाहर यानी बागड़ी के रूप में लगी, और यहाँ पर वो पूजा लग गई। तो महाराज का ये पूरा के पूरी ये माटी भी मतलब पवित्र हो गई। ये भी मंदिर का ही रूप, क्योंकि यहाँ पे मंदिर को साकार करना, क्योंकि पूजा में सर देखिए हमारा एक अपनी पूजा पद्धति है, पाजा और ये वही ना जो जिस छामूर और पंचगव्य गाय का पूरा जो ये पूजा की एक व्यवस्था है। और फिर उसके लिए विशुद्ध वो पुजारी, और पुजारी के साथ वो बजाने वाला हमारा लोक वाद्य, ढोल वाद्य का एक विशेषज्ञ जो उसको जो बजाने की नौबत है, शब्द है, देवघार है, जो उसका पार जानकार हो। तो वो सारी व्यवस्था यहाँ थी उस दिन। भक्त भी थे, पुजारी भी थे, माली भी थे, पालगी भी थी, डोरिया भी था, छड़ी भी थी, पाता भी था, और श्रद्धालु भी थे, लेकिन मंदिर नहीं था। और अगर मंदिर नहीं है तो बागड़ी हो गया फिर, क्योंकि बाहर पूजा लग गई। तो ये बागड़ी वाला एक दिन का, एक रात का समय हमको मिला। मैंने सर उस गीत में बाकी कुछ भी नहीं लिखा। और उस दिन की व्यवस्था हर एक व्यक्ति चाहता था कि एक बार मैं उस व्यवस्था को देख लूं, और मैं सर भी उस व्यवस्था में शरीक हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि वो एक नजारा ही है महाराज की उस रियासत को
उस सियासत को, उस हैसियत को, उस शख्सियत को हम लोग किसी एक खेत में देखें तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जिस जगह हम सभी लोग बैठे हैं जी। ये वो बागड़ी का ही स्थान है। क्यों भारती जी, अगर मैं ये सर जहां पे ये कुर्सियां लगी है, हम लोगों ने कुर्सियां थोड़ा इधर से इसलिए लगा ली कि हम लोगों ने जूते पहने हुए, हाँ। वो माटी आज भी पवित्र हमारे लिए। लेकिन जहां से कुर्सी का छोर मिलता है यहीं पे वो टेंट लगा था, जहां पे महाराज ने अपना तंबू गाड़ा था। और वो छतराई, वो छत्र, मतलब जिसकी छाया से हम लोग फलीभूत हो गए, वो मेरे पीछे जो ऊपर वाला खेत है उसमें लगा था। बल्कि अभी भारती जी अभी भी ढूंढ रहे थे, बल्कि जोशी जी थे, रावत जी, सालग्राम जी, और कि यहाँ पे छतर भी मिला है और सिक्के भी मिल रहे हैं। ये सर अभी कम ढूंढ रहे हैं, अभी छतर और सिक्के मिल रहे हैं तो किस्मत भी मिलेगी। ये सब कुछ इस माटी के अंदर, इस माटी का लेप तो लगाना पड़ेगा हमको माथे पे। ये जो यहाँ की मिट्टी है, यहाँ की चरण धूली है, जहाँ पे वो हजारों ऐसे चरण पड़े, दिव्य चरण, जो जिन चरणों की पूजा करने के लिए, जिन चरणों को छूने के लिए लोगों की उम्र निकल जाती है, वो चरण सर एक साथ पड़े इस माटी पे। यही उसकी लोगों ने लोगों का एक समूह देख लिया, जन समूह देख लिया, भीड़ देख ली, उसका अर्थ चालदा की यात्रा से लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये तो एक वो अदृश्य शक्ति है सर, कि जहां तक कोई आदमी पहुंच नहीं पाया, लेकिन उस अदृश्य शक्ति को सैकड़ों सालों से ये आज भी विद्यमान है। तो केवल इसलिए है कि इसके अंदर वो शक्ति आज भी है। आज भी अगर हम लोग उस विधि विधान से इसकी पूजा करें, आज विधि विधान से महाराज को हम अपने अंदर अंगीकार करें, तो वो शक्ति फिर से जागृत हो जाती है। तो भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो आप लोगों ने समय दिया और जो है जागड़े के बारे में बताया कि किस किस तरीके की चुनौतियां थी, कौन कौन वो लोग थे, वो युवा है ना, जो मैं कहूँगा कि ऊर्जा, और वो हमारे साथ जो अनुभवी लोग थे वो कौन थे। तो सालग्राम जी ने बताया, सियाणा जी ने बताया, राजेंद्र जी ने, अर्जुन दत्त जी ने बताया जी। और कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा? अच्छा, हम राउत जी ये कहना चाह रहे थे कि इस रात में जो यहाँ पे रात गुजरी है, उसमें इतने लोगों का प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर सामना हुआ, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष रूप में भी थे, जिसको आप नींव का पत्थर बोल सकते हैं। जिन लोगों को जो ना तो पर्दे के सामने आए, ना किसी के नाम उस पिक्चर में आ पाए, लेकिन वो श्रद्धावान, आस्थावान थे, जिन्होंने अपना 100% इस कार्य में लगा दिया। तो उन सभी को भी हम लोग इसमें संलग्न करते हैं। और ये भी कि कुछ लोग यहाँ से असंतुष्ट होकर गए हों, कुछ भूखे गए हों, कुछ समय के कारण पहले चले गए, क्योंकि हमारी मजबूरी थी कि जब तक महाराज को भोग नहीं लगेगा तब तक हम किसी को भोजन नहीं खिला सकते थे। चाय का यहाँ पे भरपूर व्यवस्था थी, लेकिन भोजन ऐसा हो सकता। तो जो कुछ ऐसे लोग भी होंगे, उनसे बकायदा हम पूरे उपल गांव वासी क्षमा चाहते हैं कि वो व्यवस्था हमारे अधीन नहीं थी, ऐसा रहा होगा। और फिर इस गीत के जो आपने हारुल को पूछा, हारुल के बारे में सर मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि मैंने केवल लिखा है, लिखने मात्र से तो शायद कुछ भी नहीं बनता। इसको जिन्होंने फिर आगे गाया है, बिक्की चौहान जी हिमाचल के बहुत प्रसिद्ध गायक हैं। हम जब उनके पास गए तो बहुत सारी शंकाएं थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा महाराज की पहुंच और ताकत कहाँ तक है। उन्होंने वहां जाते ही कहा कि सारुल को मैं निःशुल्क गाऊंगा, मैं इसमें एक नया पैसा भी नहीं लूंगा, और जितना मेरे से और भी बन पड़े इसका विजुअल बनाने के लिए, शूटिंग के लिए, मैं उसको भी निस्वार्थ करूंगा। और वीरेंद्र रावत जी ने ये कहा था कि आज उनको यहाँ आना था, लेकिन विशेष परिस्थिति के कारण वो आ नहीं पाए। तो ये उनके तरफ से भी हम चाहते हैं कि महाराज की जो भी कुछ दुआएं और अच्छे आशीर्वाद मिले वो बिक्की चौहान जी को भी मिले। जो सहयोग में और गायक थे, हमारे अनूप चांगटा जी थे, हमारे सचिन वर्मा जी थे, और एक श्याम सिंह पुंडीर हैं जिन्होंने ढोल बजाया, वो देवताओं की पूरी गाय इसमें बजाई। ये सब लोग सर मैं चाहता हूँ महाराज बिल्कुल दोनों हाथ जोड़ के कि जो भी प्रसाद कहीं मिलना हो, क्योंकि आप तो सबको देख रहे थे, आप तो उनको भी देख रहे थे जो आंगन में भी नहीं आए, जो इस खेत में भी नहीं आए, जो व्यवस्था में ही जुटे रहे, महाराज की निगरानी उनके ऊपर भी थी। तो जितने भी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हमारी इस ठाणा गाँव के बागड़ी कार्यक्रम में संलग्न रहे होंगे, सबको महाराज खुश रखें, प्रसन्न रखें, और साथ साथ कम से कम आपको भी, क्योंकि हमारा दायरा तो खेत तक था राव जी। हम लोगों की व्यवस्थाएं केवल एक खेत तक थी और खेत में आके सिमट गई, लेकिन आपका दायरा बहुत बड़ा है, आपका एक मंच बहुत बड़ा है। जी, नहीं मंच तो आप ही लोग विस्तार देंगे। ये हमारी भारती जी एक चीज और जानना चाहूंगा, जो है मतलब जौनसारी गीत के मतलब लोग गायक लेखनी के जो है सरताज है, हम लोक कलाकार किसे कहेंगे आप? और देखो सर, लोक कलाकार, लोक जो कला है,
लोक कला वो है जिसमें लोक विधा है। लोक विधा ये हो सकती है हमारी, जब हम गीत को लिखते हैं अगर हम उसको उसमें लोक नहीं डालते हैं तो फिर वो लोकगीत नहीं है। लोकगीत का मतलब है हम अपने ढोल का जिक्र करें, हम अपने यहाँ अपने घरों का जिक्र करें, हम यहाँ की वनस्पति का जिक्र करें, हम अपनी फसलों का जिक्र करें, हम अपने घास फूस का नाम उसमें लें, हम अपने जो पुश्तैनी नाम है घरों के जब हम वो लोकलिटी उसमें डालेंगे तो वो फिर लोक बनता है। लेकिन उसको लोकगीत फिर वो बनाएंगे जो उसको स्वीकार करेंगे। लोकगीत तो हम सब लिख देते हैं, लेकिन लोकगीत बनाना ये जनता की फिर मांग है। अगर जनता उसको पीढ़ी दर पीढ़ी गाएगी, अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी गीत गाया जाएगा तो लोकगीत है। और अगर वो लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं गाया गया तो मेरा निजी गीत रह के दब जाएगा। आज हम नथुराम नेगी की हारुल गाते हैं, आज हम केसरी चंद जी की हारुल गाते हैं, आज हम टुंडू बेणी गाते हैं, हम जगदेव गाते हैं, हम रणपत गाते हैं, हम इतनी विधाएं गाते हैं कि हमको ये नहीं पता कि कितनी 100 साल पुरानी घटना है। लेकिन आज भी हम लोग जब आते हैं तो तज मोड़े रे मोड़ाई अकेली मोड़ाई दूनीरो पाउटंदा मूंगलो आई। मूंगल को हमने तो देखा भी नहीं। हमारे लिखे हुए गीत लोगों ने 3 महीने में रिजेक्ट कर दिए कि ये छोड़ो, इस दिवाली में लगा है, अगले में वो साफ। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जो गीत आया वो लोकगीत है। तो आज क्या मतलब लोकगीत की विधा जो खत्म हो गई है? लोकगीत की विधा सर कभी भी खत्म नहीं, मतलब जो आज के जो लेखनी है जी वो कुछ लोग उसमें नहीं वो कर पा रहे कि मतलब वो लोक गायकी नहीं बन पा रही है। लोक गायकी इसलिए नहीं बन पा रही है कि लोक की जो विधाएं हैं वो खत्म हो रही है। जैसे अगर मैं अपने साथी से मैं सियाणा जी से पूछूं, अर्जुन दत्त जोशी जी से पूछूं, क्योंकि ये तो एक बहुत उन्नत किस्म के काश्तकार रहे हैं, खेती से इन्होंने अपना जीवन शुरू किया है, इनके घर में 20 अनाज हमेशा रहते होंगे। तो जब मैं गीत लिखता हूं, देवेंद्र राव जी गीत लिखते हैं तो चेणिया की बातें जब आएगी, आज मैं पूछता हूँ चेणी जरा पूछो चेणी क्या है। आज चेणी जब बोई नहीं जा रही, आज फाफरा जब है ही नहीं, आज तोर जब कहीं दिखी नहीं, लोगों को हमारे बच्चों को तो ये नहीं पता कि जो हम लोग ये अनाज खा रहे हैं ये मट्टी के ऊपर उगता है या नीचे लगता है। तो वो क्या लोकगीत लिखेंगे? लोकगीत के लिए सर लोक की पहचान होनी बहुत जरूरी है। लोकगीतों में जो हम समावेश करते हैं, जो एक निरर्थक लाइन लिखते हैं, जो सपोर्ट की लाइन लिखते हैं, वो हमेशा लोक है। फूली जाली दाई, जो ये दाई है ये लोक है। बाजी जालो बाणो, बाणो लोक है। तो क्या कहना पूजाला बाजी गांडी ये लोक है। बिल्कुल। तो ये जो लोक है, जब मंदिर खत्म हो जाएंगे, घंटी बजानी बंद हो जाएगी, लोग घंटी को पहचानेंगे ही नहीं। तो ये जो हमारे पास मटेरियल था सर, ये खत्म हो गया। दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने इतना बड़ा आयोजन कर दिया, लेकिन राशन सब विकास नगर से आया, हमारे खेतों का नहीं था। ये लोक खत्म हो गया। अब हम अनिरुद्ध लाला क्या को करना गीत में चाहिए, लिख क्या नहीं करना सकते। चाहिए? थोड़ा मतलब मैं आपसे समाधान चाहूंगा कि क्योंकि लोक गायकी की बात हो रही है, लोक कला की बात हो रही है, क्या करना चाहिए उनको? ये सर ऐसा हो जो गया। लिख रहे हैं, जो मतलब गाना चाहते हैं, जो मतलब कहीं ना कहीं लोक विधा को जिंदा रखना चाहते हैं, लोग संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं। लोक संस्कृति सर जिंदा रहने के तीन कारण है। मैं हर मंच पे इस बात को बोलता हूँ, केवल 3 कारण है। पहला कारण है पश्चिमी संस्कृति। पश्चिमी संस्कृति जो आई है, हमारे साथ जो इंटरनेट आया है, हमारे साथ जो ये आज मोबाइल आया है, हमारे साथ जो आधुनिक डीजे आया है, ये पश्चिमी संस्कृति आई जिसके नीचे हमारी गांव की संस्कृति दब गई। एक दूसरा है पलायन, क्योंकि जो लोग गांव में रहने वाले थे, जो गांव को संभालते थे, जो थोड़ा जागरूक थे, वो गांव से निकल गए। तीसरा है संयुक्त परिवार विघटन। संयुक्त परिवार जो हमारा एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था वो सर खत्म हो गया। और संयुक्त परिवार बनता है तो हमारा लोक बचता है। और संयुक्त परिवार के लिए भेड़ भी चाहिए, बकरी भी चाहिए, गाय भी चाहिए, भैंस भी चाहिए, खेत भी चाहिए, उन्नत किस्म की खाद भी चाहिए, और उसमें फिर से वो 20 अनाज भी चाहिए। जब ये चीजें फिर से आएगी तो सर हमारा लोक भी बचेगा, गांव भी बचेगा, गांव का आंगन भी बचेगा, हमारा प्यार भी फिर से साकार होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल भारती जी और अध्यक्ष और खत के सियाणा राजेंद्र जोशी जी, उपलगांव के अध्यक्ष अर्जुन दत्त जी और नंदलाल भारती जी और वीरेंद्र रावत, राजेंद्र जोशी, अजमेर चौहान जी, सालक राम जी, भाव सिंह रावत, दिनेश चौहान, देवेंद्र रावत, सभी को धन्यवाद। इसके साथ सर खत भी जोड़ दीजिए पूरी समस्त खत के जो लोग हैं वो जो आज यहाँ पर आ नहीं पाए, जो आज यहाँ पे नहीं आ पाए, इसलिए लाइव कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल इसलिए उन्हीं को दिखाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है और सभी आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका जो उल्लेख किया आप लोगों ने कि किस तरीके से इस जो भव्य जो एक बागड़ी के तो एक जो जागड़ा था उसको किस तरीके से समापन किया गया, क्या वो चैलेंजेस थे, सभी लोगों ने आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजू, आपका बहुत